Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already studied 6 chapters of Goodbye, Mr. Chips. Now we are going to study 7th chapter. And so it stood, a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. जैसे कि 6 चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये नावल एक किस्म का फ्लैशबैक में लिखा जाने वाला नावल है ये, और इसमें होता ही है कि रोज़ाना मिस्टर चिप्स अपने घर में जो मिसिस विकेट्स के पास एक कमरा ले रखा था उन्होंने, आग के पास बैठा हुआ है और रोज़ाना एक बात सोचता है, और वो जो कुछ सोचता है वो एक चैप्टर की शक्ल में या उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो यादें हैं उसकी शक्ल में यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसका हर चैप्टर उसकी हर 1-2 दिन की मुख्तलिफ यादों के मजमूए का नाम है। तो इसी लाइन को, ये वो लाइन उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की हज़ारों यादें उसके जहन में रोशन होती हैं। एंड सो इट स्टूड अ वार्म एंड वाइड पैच इन हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी में एक शोख किस्म का, एक वाज़े किस्म का एक तरीक इख्तियार करती हैं। कास्टिंग अ रेडियस दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शंस, और वो यादें उसकी जहन में हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर दिया करती हैं। यानी कोई एक याद उसके जहन में आती है, उस एक याद से जुड़े हुए बहुत से वाक़यात भी एक डोरी की तरह खिंचे चले आते हैं उसके जहन में। Twilight at Mrs. Wicket's, when the school bell clanged for call over, brought them back to him in a cloud. Catherine scampering along the stone corridors, laughing beside him at some howler in an essay he was marking, taking the cello part in a Mozart trio for the school concert, her creamy arm sweeping over the brown sheen of the instrument. अब वो बैठा है और ये मुख्तलिफ किस्म की 7-8 वाक़यात अचानक एक लड़ी की शक्ल में उसके जहन में आ जाते हैं, और उन तमाम वाक़यात के छोटे छोटे हिंट यहाँ पर इस सेंटेंस में तहरीर किए गए। और वाक़यात क्या थे कि शाम का धुंधलका और मिसेस विकेट के घर पर बैठा हुआ है, अचानक स्कूल के जो घंटी है बजती है। कॉल ओवर मतलब कि उस दिन का एक किस्म का इख्तिताम होता है और बच्चों की हाजिरी लगाना शुरू हो जाते हैं। Brought them back in him a cloud, Catherine, और क्लाउड मतलब एक थोड़ी सी गैर वाज़े किस्म की यादें मिस्टर चिप्स के जहन में आती हैं कि जब कैथरीन मौजूद थी, मैं स्कूल में होता था और घंटी बजती थी, तो कैथरीन क्या करती थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैथरीन स्कैम्परिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर्स, और उन पथरीले जो बरामदे थे उनमें उछल कूद करती, अटकेलियां करती हुई आती। लाफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर, एक वाक्या पीछे पड़ा और आगे फिर अगला, यानी कि हर कौमे के बाद एक नया वाक्या, उसका हिंट यहाँ पर मौजूद होगा। और अगला क्या वाक्या, लाफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर। हाउलर कहा जाता है किसी खास किस्म की कोई मिस्टेक, और उस मिस्टेक पर जोर से हंसना कि वो मजमून पढ़ रहा है और उस मजमून को जो वो चेक कर रहा है उस वक्त मिस्टर चिप्स बैठा हुआ, और कि बहुत बड़ी गलती वहां पर की हुई उस तालिबे इल्म ने, और उस गलती को पढ़ के वो दोनों मिस्टर चिप्स भी और कैथरीन हंसना शुरू हो जाते हैं। In an essay he was marking, taking the cello part in a Mozart trio for the school concert. और अब यहाँ पे कॉमे के बाद फिर अगला वाक्या, और अगला वाक्या क्या था कि वो मोजार्ट, वैसे एम कैपिटल है, मोजार्ट तो वैसे भी एक म्यूजिशियन था, कंपोजर था, गाने लिखा करता था, और उसके नाम पर एक खास किस्म की मौसीकी धुन जो 3 लोग, ट्रायो मीन्स 3, ग्रुप ऑफ 3 के 3 लोगों का एक ग्रोह मिलके जो गाने की धुन तरतीब देने की कोशिश कर रहा होता है। तो कैथरीन भी उस एक ग्रुप में जाके मौसीकी की प्रैक्टिस करती थी, और वो जिस ऑर्गन लॉफ्ट कह लें आप, कह लें कि जिस जगह पर बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे, और ये स्क्रीन पर भी आपको वो दिखाई देगा कि वो कौन सा मौसीकी आला था जिसको कैथरीन बड़े शौक से बजाया करती थी। यहाँ लिखा कि सेलो पार्ट इन अ मोजार्ट ट्राई फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट, कि स्कूल में कॉन्सर्ट की तैयारी में कैथरीन भी हर वक्त पेश रहती थी।
her creamy arm sweeping over the brown sheen of the instrument, और उस इंस्ट्रूमेंट की शीन कहा जाता है उसका जो एक लंबा सा पार्ट, और क्रीमी मतलब उसके नरमो मुलायम बाजू उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते, और उसकी जो मुलायम सतह थी उस इंस्ट्रूमेंट की वो उसने बाजू में लेके, और जैसे जस्ट लाइक हारमोनियम उसको इस तरह से तारों को बजाया करती थी वो। तो उससे कहा गया जिस अंदाज में पकड़ के वहां पर बैठी होती थी प्रैक्टिस करने के लिए। She had been a good player and a fine musician, यानी कि कैथरीन एक किस्म की ऑलराउंडर थी, और उस वजह से ऑलराउंडर होने की बुनियाद पर वो चिप्स के हर मामले में कहीं ना कहीं पर जरूर मशावरत के लिए मौजूद हुआ करती। और जैसे कभी इस सेंटेंस में पढ़ा कि वो बहुत अच्छी प्लेयर थी, वो अच्छे अंदाज में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी, और वो बड़े अच्छे अंदाज में गाने भी कंपोज करती थी, लिखती थी और उनको बजाती थी। And Catherine furred and muffed for the December house matches. Furred and muffed का मतलब कि फर वाले कपड़े पहनकर और मफ्ड जो ग्लव्स हुआ करते हैं जो फर के बने होते हैं, और मुकम्मल तौर पर अपने आप को फर वाले कपड़ों में मलबूस करके दिसंबर में स्कूल में जब स्कूल की मुख्तलिफ टीम्स के आपस में मैचेस हुआ करते थे, उन मैचेस को देखने के लिए वो स्टेडियम में जाया करती थी, और वो स्टेडियम कह लें या प्लेग्राउंड कह लें, वो स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ अटैच हुआ करता था। Furred and muffed for the December house matches, Catherine at the garden party that followed speech day prize giving. और अब जैसे मैंने पहले बताया कि हर कॉमा के बाद एक नेक्स्ट इवेंट, उस इवेंट की एक याद को एक छोटे से हिंट के साथ यहाँ पर दर्ज किया गया, और वो अगली कौन सी एक्टिविटी कैथरीन के पेश की गई। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग, के स्पीच कंपटीशन में जो तलबा जीत जाते उनके एजाज में इनामात की तकरीब के बाद एक मखसूस खाने की तकरीब भी हुआ करती, और कैथरीन उस खाने की तकरीब में भी शामिल हुआ करती थी। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, और नेक्स्ट काम क्या कि जब भी कोई छोटा सा मसला, अकेला लिटिल लिखा हुआ कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है, और जब लिटिल या फ्यू से पहले कोई आर्टिकल मौजूद ना हो, इट मीन्स इंतहाई मामूली, वो बहुत ही छोटा सा ना होने के बराबर, यानी अगर कोई छोटे से छोटा मसला भी कोई पेश आ जाता तो कैथरीन उस मसले को हल करने में भी मुकम्मल तौर पर अपनी मशावरत पेश किया करती थी। गुड एडवाइस टू which he did not always take but which always influenced him, कि जब भी कैथरीन कोई मशवरा पेश करती तो मिस्टर चिप्स बाज़ औक़ात उस नसीहत को, उस मशवरे को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वो अक्सर नहीं किया करता था, यानी कि लाजमी नहीं था कि वो हर मशवरे को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। अलबत्ता वो मशवरा जो भी होता वो मुतासर जरूर करता था चिप्स को, यानी कि एक सोच जरूर आती होगी मिस्टर चिप्स के जहन में उस मशवरे को सुन के कि बात तो ठीक कहती है, लेकिन हो सकता है कि वो इस वजह से उसको एक्सेप्ट ना करता हो कि हर बात भी नहीं माननी चाहिए। इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं हम वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। कास्टिंग, इसका सिनोनिम मींस थ्रोइंग, फ्लिंगिंग, टॉसिंग। कि कास्टिंग मींस जैसे शुआएं, सूरज अपनी शुआएं डालता है तो उसको कास्टिंग कहा जा सकता है। रेडियस, चमक, रोशनी। लाइट, ब्रिलियंस, ग्लो। नेक्स्ट वर्ड है स्कैम्परिंग, अटकेलियां करते हुए जल्दी से तेज तेज कदम उठाकर चलना। रनिंग, स्पीडिंग, रशिंग। नेक्स्ट की वर्ड है हाउलर। हाउलर कहते हैं किसी बहुत बड़ी गलती को या शोर मचाने वाले को भी हाउलर कहा जाता है, तो ब्लंडर, एरर या मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है टेंडरिंग। टेंडरिंग होता है पेश करना, कोई नसीहत, कोई मशवरा पेश करना। ऑफरिंग, फॉरवर्डिंग या गिविंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, चिप्स, डियर, आई वुड लेट देम ऑफ इफ आई वर यू। जैसे मैंने पहले कहा कि चिप्स बैठा हुआ है, मुख्तलिफ वाकयात से जुड़ी हुई यादें उसके जहन में घूम रही हैं। अब उसके जहन में क्या बात आती है कि किसी मसले पर एक तालिबे इल्म को पकड़ा हुआ चिप्स ने और उसको सजा देने वाले हैं, और कैथरीन उस मामले में वो क्या कह रही है, चिप्स, डियर,
I would let them off if I were you. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनको छोड़ देती. I would let them off. Let के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब की पहली फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है. तो कैथरीन ने चिप्स को क्या कहा कि अगर मैं, इफ आई वर यू. अब देखो इफ के साथ जब भी आई लिखा हुआ है और आगे वर लिखा हुआ है, यहां पे इसे कहते हैं अनरियल पास्ट. और इसका मतलब ये हुआ करता है कि ऐसे किसी एक्शन को बयान करना कि जिसको इस वक्त अनडू नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. बात तो वही थी, वो काम तो हो गया. तो कैथरीन क्या कह रही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसको छोड़ देती. वो थी तो नहीं उसकी जगह, ना अब कुछ किया जा सकता है. आफ्टर ऑल इट्स नथिंग वेरी सीरियस. फिर भी बहरहाल कि इतना भी बड़ा मसला नहीं था, कि इतनी बड़ी गलती थोड़ी थी बच्चे की कि उसको पकड़ के सजा दे दी. आई नो. चिप्स उसका क्या जवाब देता है, आई नो, मैं जानता हूं. I would like to let them off. मैं भी चाहता था कि मैं उसको छोड़ दूं. But if I do, I'm afraid they will do it again. और अगर मैं बगैर सजा के उस तालिब इल्म को छोड़ देता तो मुझे खदशा था कि कहीं फिर ना वो ऐसी गलती कर दे. Try telling them that. अब कैथरीन फिर आर्गुमेंट करते हुए क्या कहती है, Try telling that frankly and give them the chance. तुम उन्हें वैसे कुछ समझाने की कोशिश तो करते और उन्हें एक मौका दे देते. आई माइट, शायद मैं ऐसे करता, या काश मैं ऐसा कर सकता. एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली दैट वर सीरियस. और भी तो बहुत सी ऐसी बातें थीं जो बहुत ज्यादा संजीदा नौइयत की थीं. यू नो चिप्स, having all these hundreds of boys cooped up here is easily. अब यहां पे वो बात क्या की जा रही है कि कैथरीन, यानी कि नया कोई इंसिडेंट आ गया, कोई और वाकया आ गया, तो उसमें कैथरीन फिर चिप्स को किसी एक बात पर टोकते हुए समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, यू नो चिप्स, हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज cooped up here is really an unnatural arrangement. कि हजारों तलबा को, सैकड़ों तलबा को इस एक इमारत के अंदर ठोसा गया है, जबरदस्ती भरा गया उनको. इस अंदाज को महदूद कर देना, कोपडाप महदूद कर दिया हुआ है. और ये एक गैर फितरती अमल है. यानी कि यहां पर अगर 100 बच्चे बैठ सकते, आपने यहाँ पे 150 बच्चे बैठाए हुए, 200 बच्चे घुसाए हुए, एक गैर फितरती अमल है ये. When you come to think about it, और अगर तुम इसके बारे में सोचो तो वाकईतन एक बहुत बड़ा मसला है. So that when anything does occur that ought not to, और अगर हमने इतने ज्यादा बच्चे यहाँ घुसाए हुए और अगर कोई ऐसा वैसा वाकया पेश आ गया जो नहीं आना चाहिए था, when you come to think about it, so that when anything does occur, अगर कुछ ऐसा वाकया पेश आ गया that ought not to, जो नहीं होना चाहिए था, don't you think it's a bit unfair to come down on? तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता ये थोड़ा सा एक ऐसा गैर मुनसिफाना सा फेल है जो नहीं होना चाहिए था. As if it were their own fault for being there. क्या ये बच्चों का कसूर है कि वो यहां पर तालीम हासिल करने के लिए आए? यानी हमने बच्चों को इस वजह से यहां पर घुसा लिया, इतने ज्यादा बच्चों का रश लगा लिया जो नहीं लगाना चाहिए था. और क्या ये बच्चों का कसूर है कि वो यहां तालीम हासिल करने क्यों आए, तो इसलिए उनको सजा दो कि वो यहां आ चुके हैं. हमें डोंट नो अबाउट दैट कैथी. ये बड़े प्यार से जब कैथरीन को चिप्स बुलाया करता तब ये कैथी का वर्ड यूज किया करता था. डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कैथी, बट आई डू नो दैट फॉर एवरीबॉडी सेक, लेकिन हर एक की खातिर मैं ये तो जरूर जानता हूं, we have to be pretty strict about this sort of thing. कि this sort of thing, ये वर्ड कभी भी प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते. जब this आ गया तो this sort, this type, this kind, ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं. तो वो कहता है कि इस किस्म के मामले में मैं एक बात तो पक्की जानता हूं, जरूर जानता हूं, यकीन से कह सकता हूं, one black sheep can contaminate others. अब तक जो हमने ये चैप्टर्स पढ़ा, ये वेल निटेड चैप्टर नहीं है. यानी कोई एक वाकया नहीं है कि उसी एक वाकये को तफसील से बयान किया गया, ऐसा नहीं है. इसीलिए थोड़ा सा
कैले के गैप्स के साथ वाकयात को पेश किया गया। कभी कोई वाकया, कभी कोई वाकया, एक मुकम्मल नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से अब लाइनों में रब्त मौजूद नहीं है कि अभी एक लाइन पहले कुछ और वाकया पेश किया गया, तब किसी और वाकये के ऊपर बात हो रही है। तो ये जस्ट इस चैप्टर के अंदर जस्ट कह ले मुख्तलिफ इवेंट्स के छोटे छोटे हिंट्स पेश किए गए हैं। यानी इसमें हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये नॉवल दरअसल इस वक्त ऐसा नहीं कि पेश आया है और हम इसको बयान कर रहे हैं। ये बहुत अरसा पहले हो चुका, जैसे मैंने पहले कहा कि हर वाक़े को जो मुख्तलिफ सोचों पर मबनी था, यहाँ पर एक चैप्टर बनाकर पेश कर दिया गया है। वन ब्लैक शीप कैन कंटामिनेट अदर्स, कि एक गंदी मछली पूरे के पूरे जल को, तालाब को खराब कर देगी। जैसे एक गंदा अंडा वो पूरे सबको भी गंदा करे। एक गला हुआ फल रख दे, बाकी फल भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। कि अगर एक लड़का कोई गलती करता है और उसको सजा नहीं दी जाती, उसको छोड़ दिया जाता है, तो देखा देखी बाकी बच्चे भी वही गलती करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि हमें भी छोड़ दिया जाएगा। After he himself has been contaminated to begin with, पहले वो यानी खुद को खराब कर लेता है। बाहर कैफ यानी कि वो बच्चे की गलती होती है। जब एक खराब हो जाता है तो उसको देखा देखी दूसरे बच्चे ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाते हैं। After all, that's what probably did happen, isn't it? बाहर कैफ वाक्य तो यही होता है। Didn't it या isn't it जब लगाया जाता है, यानी एक सेंटेंस के बाद में उसी हेल्पिंग वर्ब को दोबारा नॉट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसको टैग क्वेश्चन कहा जाता है। टैग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि वो खुद ही उस बात पर सवाल कर रहे हैं और खुद ही उस चीज को जवाब के तौर पर कहते हैं, तो इसको कहा जाता है वो टैग क्वेश्चन के तौर पर पेश किया गया है। जैसे यही लाइन है, यानी कि उसने खुद ही कहा आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, लगता है कि कुछ ऐसा ही वाकया हुआ होगा। और फिर इजंट इट, क्या ऐसा नहीं था, यानी खुद ही का कि ऐसा हुआ होगा और फिर खुद ही कहती कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को टैग क्वेश्चन कहा जाता है। मे बी हो सकता है ऐसा हो, वी कांट हेल्प इट, हम तो इसमें इस वाक्य के बारे में या इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, एक बात पर तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि ब्रुकफील्ड बहुत से दूसरे स्कूल्स की निस्बत बेहतर है। ऑल द मोर रीजन टू कीप इट सो, और हो सकता है कि इसको ऐसा रखने की यही वजह है कि ये बहुत से स्कूल से बेहतर है। बट दिस बॉय चिप्स, अब देखिए इसमें कंट्राडिक्शन मौजूद है, यानी कि हर वाक्य के अंदर चिप्स कुछ कहता है, कैथरीन कुछ कहती है, और फिर कैथरीन चिप्स से मुखालफत करते हुए कह रही है बट दिस बॉय चिप्स यू आर गोइंग टू सैक हिम, लेकिन ये लड़का चिप्स तुम तो इसके निकालने ही वाले थे। द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, कि अगर मैं उसे ना सजा देता और जाके मैं हेड को बता देता तो हेड तो लाजमन उसको यहां से स्कूल से ही निकाल देता। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और कैथरीन क्या कह रही चिप्स को, वो पूछती है और क्या तुम वाकईतन हेड को बता देते कि इस बच्चे ने ये गलती की, कितनी बड़ी गलती तो ना थी। इट्स अ ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, ये तो मेरी ड्यूटी थी बताना। यानी कि मिस्टर चिप्स अपने आप को क्लियर करते हुए कह रहा है कि ये बहैसियत टीचर मेरा फर्ज है कि स्कूल में जो वाकया पेश आ रहा है, किसी भी किस्म की गलती है, मैं इंतजामिया की नोटिस में लेके आऊं। अगर मैं ना बताता और इंतजामिया को कहीं और से पता चल जाता तो फिर मेरी भी पकड़ हो जाती कि मैंने नहीं बताया ये। Couldn't you think about it a bit? Talk to the boy again. क्या तुम इस बारे में मजीद नहीं सोच सकते? लड़के से फिर बात करके देख लो, उसे समझाओ। Find out how it began. पता तो चलाओ ये वाकया पेश आया कैसे, बात शुरू कैसे हुई, ये वाकया शुरू कैसे हुआ। After all, apart from this business, isn't he rather a nice boy? इस वाक्य से हट के देखो जरा, क्या वो बहुत अच्छा लड़का नहीं है? इन्हें गलती हो गई, इंसानी फितरत की बात है गलती होना, लेकिन इससे हट के देखो कितना अच्छा लड़का है वो। Oh, he is all right, हाँ ये तो बात मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक है। Then, Chips, dear, don't you think there ought to be some other way?
तो फिर चिप्स, मेरे अजीज, कोई और हल नहीं निकाला जा सकता इस हवाले से? एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर छोटे छोटे कई वाकयात के चंक्स पेश किए गए, छोटे छोटे हिस्से, टुकड़े पेश किए गए। अब वो राइटर हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एंड सो ऑन, ऐसा कई वाकयात। अबाउट 1 in 10 times he was adamant and would not be persuaded। यानी वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स उनकी लाइफ में से दिए गए कि मुख्तलिफ वो वाकयात हैं। उसने कहा कि 10 में से एक दफा होता कि चिप्स उसकी बात मान लेता कैथरीन की, और ज्यादातर उसकी बात नहीं माना करता। वो एडमेंट रहता, जिद करता, नहीं ऐसा नहीं, जिसे हठ धर्म कहा जा सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, अपनी मर्जी करता वो। एंड वुड नॉट बी परसुएडेड, और बिल्कुल भी कायल ना होता। In about half of these exceptional cases, he afterwards rather wished he had taken her advice। और जब वो उसकी बात ना मानता और जाके हेड को बता देता, और जैसा चिप्स ने सोचा था उसके उलट कुछ हो जाता, और फिर वो आधे से ज्यादा वाकयात में सोचता, काश मैं कैथरीन की बात मान ही लेता तो बेहतर था। यानी मिसाल के तौर पर 10 वाकयात पेश आए, एक वाक्य में उसने कैथरीन की बात मान ली और बिल्कुल ठीक हुआ, 9 में बात नहीं मानी। फिर कुछ देर के बाद उसको एहसास हुआ कि मैं ये बाकी 4-5 वाकयात में भी बात मान लेता जो उल्ट हो गए तो शायद वो काम सही हो जाता। यानी उसको एहसास जरूर होता कि आफ्टर ऑल कैथरीन इज राइट। एंड years later, कई साल बाद, whenever he had trouble with a boy, जब भी उसे किसी लड़के से कोई मसला पेश आता, he was always at the mercy of softening wave of reminiscence। हमेशा वो एक बात सोचता, रेमिनिसेंस कहते माजी में खो जाना, वो माजी में खो जाता कि क्या मैं इस बच्चे को सजा दूं या मैं इसके साथ लीनियंसी, थोड़ा सा नरमी वाला बर्ताव करूं। वो क्या सोचता, तो अचानक उसके दिल में सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रेमिनिसेंस, वो एक नरम दिली की एक याद उसके जहन में आ जाती कि कैथरीन होती तो वो सजा की बजाय इसके साथ थोड़ी सी नरमी करती। द बॉय वुड स्टैंड देयर, लड़का यहाँ पे खड़ा होगा, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, और इस चीज के इंतजार में कि कब मुझे सजा सुनाई जाए। एंड वुड सी इफ ही वर ऑब्जर्वेंट, और अगर वो लड़का मुशाहिदा करने वाला होता। आप देखें यहाँ पे फिर इफ ही वर लिखा हुआ है, ही के साथ तो वॉज होना चाहिए, चूंकि ये पास्ट एक्शन है, अब उसको अनडू नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सेंटेंसेस को अनरियल पास्ट कहा जाता है या पास्ट सब्जेक्टिव कहते हैं। इनमें सब्जेक्ट जो मर्जी हो, रहना वर होता है। और अगर वो लड़का मुशाहिदे में तेज होता, the brown eyes twinkle into a shine that told him all was well। तो अगर वो लड़के का मुशाहिदा तेज होता, वो चिप्स की उन भूरी सी आंखों में देखता और उसको फील होता कि all was well, कि सब ठीक ही था। But he did not guess that at such a moment Chips was remembering something that had happened long before he was born। यानी वो वाकया पेश आया, चिप्स बैठा हुआ है, माजी में खोया हुआ है, लड़का सामने खड़ा इंतजार कर रहा है कि अब मुझे सजा सुनाई जाएगी, लेकिन बजाय इसके कि चिप्स गौर कर रहा हो और सजा क्या दी जाए वो सोच रहा हो, चिप्स माजी में खोया होता कि कैथरीन जब यहाँ पे होती वो क्या सोचती, अगर मैं ये सजा देता तो उसके ऊपर क्या जवाब देती, वो तो अपनी यादों में खोया हुआ है, और जबकि बच्चा इंतजार कर रहा है कि मुझे सजा दी जाए। तो इसलिए यानी कि चिप्स रिमेम्बरिंग समथिंग दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर ही वाज बोर्न। और चिप्स क्या सोच रहा है, इतना पुराना वाकया जो शायद इस तालिबे इल्म जो सजा सुनने के लिए खड़ा है उससे पैदा होने से भी पहले का वाकया चिप्स सोच रहा हो। दैट चिप्स वाज थिंकिंग, यंग रफियन, आई एम हैंग्ड इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीजन टू लेट हिम ऑफ, बट आई विल बेट शी वुड हैव डन। अब वो उसको उस तालिब इल्म को कह रहा हुआ, उसने कहा कि यंग रफियन, रफियन वैसे बदमाश बुरे बच्चे को कहा जा सकता है, यहाँ पे वो वैसी बच्चे को
एक प्यार और लाड के साथ कन्विंसिंग वे में कहता हुआ है, अरे नौजवान, अगर बदतमीज बच्चे, शरारती बच्चे, कि अगर मैं तुम्हें छोड़ने का 1% भी सोचता, यानी अगर मेरे जहन में यह बात आती मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तो फिर बट आई बेट शी वुड हैव डन, और फिर मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर वो जिंदा होती वो जरूर तुम्हें छोड़ देती। यानी कि हो सकता है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ूं या सजा दूं, लेकिन इस बात पर अगर कैथरीन जिंदा होती वो जरूर तुम्हें छोड़ देती। अब इस पैसेज में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हम देखते हैं। एडमेंट, जैसे अभी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा, जिद्दी को कहा जाता है, हठ धर्म को कहा जाता है, अपनी बात पे अड़ जाने वाला। तो मीनिंग्स इसके स्टबन, रिजिड और स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है परसुएडेड, कन्विंस करना, कायल करना किसी को। इन्फ्लुएंस्ड, कन्विंस्ड, एडवाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेमिनिसेंस, याद में होना, मेमोरी, रिकलेक्शन, रिव्यू। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। अभी जो ऊपर वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ी तो चिप्स ये सोच रहा है कि वो अगर होती तो सजा के खिलाफ होती और नरमी का कहती। तो अब पहली जो लाइन अब हमने पढ़ी उसमें वो क्या कह रहा है, बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी, लेकिन वो हमेशा नहीं ऐसा करती कि नरमी की जाए। ऑन रादर रेयर ओकेजन्स शी अर्ज सेवियरिटी वेयर चिप्स वाज इंक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग। यानी कभी कभार कोई ऐसा वाकया भी पेश आ जाता कि जब चिप्स नरमी करने वाला होता तो कैथरीन कहती नहीं, इस बात पर नरमी ना करो तुम। यानी वो उस पर भी अगेंस्ट होती कि ये गलती, यानी कि चिप्स तो ये चाहता था कि चलो कैथरीन का मशवरा लेते हैं वो क्या कहती है। यानी वो चाहता था कि कैथरीन से किसी बहाने से इस मौजू पर बात हो जाए। तो कैथरीन, अगर वो कहता है सजा दो, कैथरीन कहती नहीं। ये हो सकता है, ये भी मुमकिन हो कि वो बहुत ज्यादा क्योंकि मोहब्बत करता था कैथरीन से और वो जानबूझ के गलती करता कि यहाँ पे कैथरीन मेरी करेक्शन करे। तो इसलिए वो जब भी किसी बच्चे को गलती करने पर सजा देता, कैथरीन कहती नहीं, यहाँ पे मत दो सजा, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। और जब वो छोटी सी गलती पर या कोई बहुत बड़ी गलती पर बच्चे को मुआफ कर देता, कैथरीन कहती नहीं, ये गलती मुआफी के काबिल नहीं, इस पर तो सजा बनती है। On rather rare occasions she urged severity, तो अक्सर ऐसे मौके होते जब वो उसे अर्ज करती, कन्विंस करती, तरगीब देती कि नहीं, इस मौके पर तुम नरमी मत करो बल्कि सजा दो इसको। फिर चिप्स वाज इंक्लाइंड टू बी फॉरगिविंग, और जब उसको एहसास होता कि इसको माफ करने वाला तो कहते नहीं, इसको सजा दो। आई डोंट लाइक हिज टाइप चिप्स, चिप्स मुझे इस तरह के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज टू कॉकश्योर ऑफ हिमसेल्फ, इतना भी बंदे को अपने आप पर घुमंड, जोम, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इफ ही इज लुकिंग फॉर ट्रबल आई शुड सर्टेनली लेट हिम हैव इट, अगर वो इतना ही चाहता है कि वो कोई गड़बड़ करना चाहता है, लो करके देख ले फिर। यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती और ये बच्चा बदतमीजी करने पर ही माइल होता तो मैं कहती लो करो तुम गलती, फिर मैं देखूं तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। इस छोटे से पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। प्लीडेड मीन्स प्रेव्ड, रिक्वेस्टेड, एडवोकेटेड, अपील्ड। नेक्स्ट वर्ड लीनियंसी, नरमी बरतना, माइल्डनेस, मर्सी, काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड है सेवियरिटी, शिद्दत होना, सख्ती करना, हार्शनेस, क्रुएलिटी, ऑपरेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स, छोटे छोटे वाकयात का कितना होस्ट यहाँ पर हुजूम मान लिया गया है। एक हुजूम, एक रश यादों का उसके जहन में मौजूद रहता। ऑल डीप बैरिड इन द पास्ट, ऐसी जो माजी में दफन थी, यानी कि इतनी पुरानी यादें कि उसको सोचते हुए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती थी। कितनी पुरानी बात पूरी भी याद नहीं आती। वो इसी मुनासबत से एक शायर का शेर है, यादों के हाशिए भी अहम है बहुत हसन, दीमक लगी किताब को आहिस्ता खोलिए। जितनी पुरानी याद होगी वो ऐसे है कि जैसे किताब को दीमक लग गई है और सफ़ा खोलें को वहीं से फट जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सी यादें चिप्स की इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसको मुकम्मल वाकया वो बात भी याद नहीं थी।
all deep buried in the past. ऐसी यादें जो बहुत माजी बईद में दफन हो चुकी थीं, problems that had once been urgent, और ऐसे मसाइल उसको याद आए जो उस वक्त हल किए जाने बहुत जरूरी थे. Arguments, ऐसे दलाइल that had once been, और ऐसे दलाइल जो उस वक्त बहुत ज्यादा कीन थे कि उनको फौरी नोटिस लिया जाना चाहिए. Anecdotes, वो छोटे छोटे वाकयात, कहानियां, लतीफे, मजाहिया, that were funny only because one remembered the fun. और वो छोटी छोटी मजाहिया, कहानियां या लतीफे इस वजह से मजेदार थे कि किसी को मजाह बहुत ज्यादा पसंद था. Did any emotion really matter where the last trace of it had vanished from human memory? कि कोई ऐसी ह्यूमन जो इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं, रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट, कि उस वाक़े से मुतालिक वो आखिरी याद भी हमारे जहन से हज़फ हो जाए. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम माजी के बहुत से वाक़यात हमारे जहन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. वो हल्की सी एक रमक, एक याद, एक छोटी सी बात उस बहुत बड़े वाक़े से जुड़ी रह जाती है, बाकी वाक़े हम भूल चुके होते हैं. तो वही बात यहाँ पर उसने कहा कि बहुत से ऐसे जज्बाती किस्म के वाक़यात होते हैं जो कभी हमारे जहन में बहुत वाज़े होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाते हैं. अब महज एक दो यादें उस बहुत बड़े वाक़े से जुड़ी रह जाती हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है. And if that were so, और अगर ऐसी बात हो, what a crowd of emotions clung to him as to the last tomb before annihilation. अब अगर ऐसी बात है तो इंसान की मेमोरियां, चूंकि चिप्स की बात की जा रही है, तो बहुत से बेशुमार वाकयात ऐसे थे जो एनिहिलेशन होता है, ख़त्म हो जाना मुकम्मल तौर पर, जो अपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से पहले चिप्स के जहन के साथ चिपके हुए थे. यानी कुछ वाकयात मजबूती से चिप्स के जहन में चिपके हुए थे इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए. He must be kind to them, must treasure them in his mind before their long sleep. और इससे पहले कि वो वाकयात लॉन्ग स्लीप, मुकम्मल तौर पर अब्दी दायमी नींद सो जाए, चिप्स को चाहिए कि उन वाकयात के साथ कुछ अच्छा करे, कुछ लिख ले उनको, या कोई ऐसा काम करे जिससे वाकयात अमर हो जाए. That affair of Archer's resignation, अब वो मिसालें दी जा रही कि मिसाल के तौर पर वो आर्चर के इस्तीफे का ही मामला देख लीजिए. For instance, for example, instance means example, a queer business, एक अजीब सा वाकया, queer, strange, a queer business that was एक बड़ा अजीब वाकया था. And that affair about the rat that Dunster put in the organ loft while old Ogilvy was taking choir practice. और वही मामला कि जब डंस्टर ने पुट इन द ऑर्गन लॉफ्ट, लॉफ्ट कहते एक बुलंदी, बालकनी कह लीजिए आप उसको, कि जैसे वहां पर जो बूढ़ा ओजिल्वी या ओगिल्वी दोनों इससे पढ़ा जा सकते हैं, जो कि नाम है, तो नामों की उनके अपने जो कंट्री के ओरिजिन होते हैं उसी एक्सेंट पढ़ते हैं, तो ओजिल्वी या ओगिल्वी पढ़ा जा सकता है इसको. कि वो बूढ़ा ओगिल्वी बैठा हुआ अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस बालकनी में डंस्टर ने क्या किया, एक ला के चूहा जो था एक छोटा सा उसके पास छोड़ दिया. Ogilvy was dead and Dunster drowned at Jutland. अब वो वाकया तो इन दो लोगों को याद था, वो चूहा छोड़ने का वाकया, और अब वो वाकया किसी को नहीं पता, क्योंकि वो जो ओगिल्वी था वो मर चुका, और जो बूढ़ा डंस्टर था वो भी जटलैंड के मुकाम पर एक नदी में डूब के मर चुका है. Of others who had witnessed or heard of this incident probably most had forgotten. कि वो बाकी जिन्होंने इस वाक़े को देखा या सुन रखा था वो भी शायद अब तक इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हों. And it had been like that with other incidents for centuries. और दूसरे बहुत से वाक़यात के साथ इस वाक़े को भी सदियां गुजर चुकी हैं, यानी कि बहुत से साल गुजर चुके हैं. He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onwards. और चिप्स के जहन में हजारों की तादाद में लड़के, क्योंकि वो एक जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां पर बॉयज स्कूल था, वो हजारों की तादाद में लड़के चिप्स के जहन में आते हैं.
और किस दौर से, एलिजाबेथ दौर से लेके अब तक, डायनास्टी अपॉन डायनास्टी ऑफ मास्टर्स, असातिज़ा के एक खानदान के बाद दूसरा खानदान, एक दौर के बाद दूसरा दौर. Long epochs of Brookfield history that had left not even a ghostly record. और वो बहुत तफसील से, एपोक कहते हैं अदवार को, वो लंबे लंबे अदवार ब्रुकफील्ड की तारीख के जो अब मुबहिम से भी, मामूली से भी याद नहीं आते. Who knew why the old fifth form room was called the pit? कौन जानता है कि उसी जो पंचम क्लास थी उस क्लास के कमरे को पिट मतलब वो डरावनी जगह क्यों कहा जाता है. यानी कि एक किस्म का गार कह लीजिए, पिट का लफ्ज़ गार होता है, उससे हर कोई डरता होता था. There was probably a reason to begin with. कोई ना कोई तो वजह होगी जिससे ये वाक़या शुरू हुआ कि उसको पिट कहा जाने लगा. But it had since been lost like the lost book of Livy. और वो वाक़या, वो वजूहात, वो भी ख़त्म, गुम हो गई, भूल दी. और बिल्कुल ऐसे जैसे लेवी की किताबों को सब भुला बैठे हैं. And what happened at Brookfield when Cromwell fought at Naseby nearby? और तब ब्रुकफील्ड में क्या हुआ था जब नेस्बी के मुकाम पर कि क्रॉमवेल भी वो जंग लड़ी गई थी. How did Brookfield react to the great scare of the 45? और उन 1845 की जंग के बारे में यहाँ के लोगों का खौफ पर रद्द अमल कैसा था. Was there a whole holiday when the news came from Waterloo? और जब वाटरलू के बारे में खबर आई तो उस वक़्त क्या यहाँ पर पूरे दिन की छुट्टी दी गई थी कि नहीं. एंड सो ऑन. देखिए आप फिर कितने वाक़यात उन्होंने फिर छोटे छोटे टुकड़े उन वाक़यात के पेश किए. एंड सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर 1870. और इसी तरह से वो 1870 के इब्तिदा के वाक़यात की मुख्तलिफ यादें. And Weatherby saying by way of small talk after their first and only interview कि जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, इसका वेदरबी के साथ 1870 में एक ही इंटरव्यू हुआ था. उस इंटरव्यू में जो स्मॉल टॉक कहते हैं, छोटी मोटी हल्की फुल्की गपशप करते हुए क्या कहा था वेदरबी ने. Looks as if we shall have to settle with the Prussians ourselves one of these fine days. लगता है कि हम इन जो जर्मन लोग हैं खुद ही इनके साथ निमटना पड़ेगा, कुछ मामलात ऐसे बनते जा रहे हैं. ये किसने कहा था? वेदरबी ने चिप्स को कहा था कि इन जर्मनों के साथ लगता है कि जंगी मामलात में खुद ही तय करना पड़ेंगे. चलें, यहाँ तक आज हमारा काम ख़त्म होता है. बाकी इस लेसन के जो पैराग्राफ्स वो और इसी एक्सरसाइज नेक्स्ट हम इशू करेंगे इसको, और जितने भी पैराग्राफ वो बाद में पढ़ेंगे और इसे एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.